चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट? सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. यस, तो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर पे हम लोग यूनिट नंबर 2 दैट इज कंसिडरेशन के पार्ट को डिस्कस करना शुरू कर चुके थे और उसके अंदर हमने पहला पॉइंट पढ़ा दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन. बताएंगे मुझको व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन? 1 2 3 सब लोग एक साथ बोलेंगे. व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन has done or abstain from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence is called as what? बोलो, consideration for the promise. देखिए एग्जामिनेशन में डिफाइन कंसिडरेशन एंड स्टेट इट्स लीगल रूल्स, या फिर डिफाइन कंसिडरेशन एंड स्टेट द एक्सेप्शन टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा सवाल आता है. तो चाहे सवाल जो भी हो, कॉमन पॉइंट है डिफाइन कंसिडरेशन. तो डिफाइन कंसिडरेशन पे अगर सवाल बनता है तो मेक श्योर करना है कि आपने ये डेफिनेशन लिखनी है. सही बात. तो अगर डिफाइन कंसिडरेशन बोला है और डेफिनेशन लिखनी है तो आपको ये याद करना होगा. इसलिए कल मैंने आपको नोटबुक में इस डेफिनेशन को पार्ट में लिखवा के दिया था ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको आसान लगे. एक साथ लिखेंगे तो रिवाइज करने में मुश्किल होगा, हाँ, लेकिन एग्जाम में लिखने के टाइम पे उसको पूरा एक साथ लिखना है. सही बात, सही बात है, पक्का. तो डेफिनेशन को याद करना है. डेफिनेशन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे एग्जामिनेशन में, किसी क्वेश्चन के साथ वो लग करके आ सकता है, तो आपको ये लिखना होगा. ठीक है, तो डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. उसके बाद फिर हमने देखना शुरू किया था दैट इज लीगल रूल्स फॉर ए कंसिडरेशन. तो व्हाट इज द फर्स्ट रूल? कंसिडरेशन किसके डिजायर पे चलता है? प्रोमिसर के डिजायर पे. मतलब क्या होता है इसका? प्रोमिसर या ऑफरर ही कंसिडरेशन को फिक्स करता है. बाजू में लिखा हुआ भी आपने, हाँ कि ना? देखिए ये सारी बातें जो आप बाजू में लिखते हो ना, उससे कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे को आता है या मेरे को इसका मतलब पता है. तुम अगर आजू बाजू में कुछ नहीं लिखोगे, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में,
नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं कल जाकर के तुमको इसको पढ़ने का कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा और फिर उसका इंटरेस्ट भी लूज होते जाएगा। तो जो भी आपको दिक्कत लगती है सर मेरे को ये नहीं समझ रहा है, तो मेक श्योर करना बाजू में आप लिख रहे हो, चाहे मैं लिख के दे रहा हूं या मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, तुमको लगता है कि इसका मतलब मुझको नहीं समझ सकता है तो उसको बाजू में लिख के रखो। मेरा तो ये मानना है कि एवरीथिंग यू शुड राइट डाउन, every point, whatever point it is, you should write down beside that कि what is the meaning of it। आई बात समझ में? आपका पूरा जो मार्जिन है वो भरा होना चाहिए, बिकॉज whatever पेज यू ओपन यू शुड बी हैविंग एन कॉन्फिडेंस कि भैया मैं इसको पढ़ सकता हूं। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको पता है कि whatever paragraph that I am going to read, I know what is the logic behind this। अगर कोरा चिट्टा टेक्स्ट बुक आपका हमेशा रहेगा, उसके अंदर कुछ लिखोगे ही नहीं, तो फिर कैसे कॉन्फिडेंस गेन होगा? आगे ना। तो एवरीथिंग, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये क्या है इसके बाजू में लिखना पड़ेगा, चाहे क्लासरूम में लिखो चाहे आप घर पे लिखो। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इसका बाजू में लिखना पड़ेगा, भाई ये क्या चीज कह रहा है आपसे। हाँ अब देखो पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, इसके बाजू में कुछ लिखा नहीं है, तो कैसे आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा? तो इसके बाजू में लिखना पड़ेगा। बात समझे? लॉ को पढ़ने का यही आसान तरीका है, समझे बात को? अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल है लॉ को पढ़ना। ओके चलिए, तो पहला पॉइंट कौन सा था? कम ऑन, दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन को प्रोमिसर ही फिक्स करेगा। केस स्टडी था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदो, याद है वो कॉन्ट्रैक्टर वाला कहानी? ओके कॉन्ट्रैक्टर था, उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के कहने पे वो मार्केट बनाया था, तो प्रोमिसर कौन था? कलेक्टर। प्रोमिसी कौन था? कॉन्ट्रैक्टर। हु इज द कॉन्ट्रैक्टर? बालदेव वॉज द कॉन्ट्रैक्टर, हाँ कि ना? तो आज हमसे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर पैसे मांग रहा है, सॉरी दुर्गा प्रसाद वॉज द कॉन्ट्रैक्टर, तो दुर्गा प्रसाद क्या कर रहा है? पैसे मांग रहा है, क्योंकि बालदेव ने दुर्गा प्रसाद को बोला था मैं तुमको कमीशन दूंगा। लेकिन ये जो मॉल बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने दिया था, प्रोमिसी कौन था? दुर्गा प्रसाद था। तो कंसिडरेशन जो दुर्गा प्रसाद को मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, वो कौन फिक्स करेगा? वो हमेशा प्रोमिसर ही फिक्स करेगा, हाँ कि ना? तो प्रोमिसर ने अगर कंसिडरेशन फिक्स नहीं किया है, यहां पे जो कमीशन है वो प्रोमिसर ने फिक्स किया है, यानी दुर्गा प्रसाद ने फिक्स किया है, जो कि वो बालदेव से क्लेम कर रहा है। तो क्या बालदेव उस कंसिडरेशन को पे करने के लिए लायबल है? द आंसर इज नो। आई बात समझ में? बिकॉज यहाँ पे कंसिडरेशन किसने फिक्स नहीं किया है? प्रोमिसर, कलेक्टर ने फिक्स नहीं किया है, उसको मैंने बकायदा लिख के भी दिया हुआ है। सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कौन सा बोलो? कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन को प्रोमिसी भी दे सकता है या फिर कोई और पर्सन भी दे सकता है। केस स्टडी क्या था? चिन्नैया वर्सेस रमैया। केस स्टडी याद है आपको? किसके बीच में केस स्टडी हुआ था? मदर, डॉटर एंड आंट। आई बात समझ में? उसकी मौसी। तो मदर ने अपनी बिटिया को क्या करा था? अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करी थी, क्या बोल करके कि मैं तुमको जो प्रॉपर्टी दे रही हूं उसके बदले तुमने मेरी बहन को यानी कि तुम्हारी मौसी को एन्युटी करके कुछ पैसा ट्रांसफर करना है। सही बात है। अब कुछ समय तक उस बेटी ने अपनी मौसी को पैसे ट्रांसफर करे भी, लेकिन उसके बाद उसने ट्रांसफर करना बंद कर दिया, ये कहते हुए कि मैं जो तुमको पैसा दे रही हूं उसके बदले तुमसे मेरे को कुछ नहीं आया। लेकिन क्या मौसी जी को वो पैसा पे करना उसकी लायबिलिटी है? यस, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जो किसके बीच में बना है? मौसी जी और डॉटर के बीच में जो बना है उसके लिए कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है? मम्मी जी पे कर रही है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए थर्ड पार्टी है। तो कंसिडरेशन थर्ड पार्टी भी पे कर सकता है। तो कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, बट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। Consideration may move from और consideration must move at the desire of, जोर से बोलो, आई बात समझ में? उसके बाद ये जून 19 का एक क्वेश्चन भी था, ये होमवर्क करके दिया था लेकिन क्लास में इसका राइटिंग हमने किया हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रिपीट हो जाए एग्जामिनेशन में, ठीक है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट वन। अब कंसिडरेशन जो है वो एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है और एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय दिस? देखिए, ए पेज ₹5,000 to B and promises to deliver him a certain quantity of wheat within a month. Okay, A ने क्या किया? B को 5,000 रुपए दिया और प्रॉमिस किया that to deliver certain quantity of wheat within a month। मतलब पेमेंट उसने पहले दिया और wheat जो है वो बाद में डिलीवर होगा। सही बात है। Now A pays the amount whereas B merely makes the promise। A ने B को पैसा पे किया,
बी ने क्या बोला, मैं बस प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तुमको मंथ में वो वेट डिलीवर करूंगा। तो आप मुझको बताएंगे ए ने जो बी को 5,000 दी है वो कंसिडरेशन क्या है, अभी प्रेजेंट है, लेकिन ए को मिलने वाला कंसिडरेशन जो बी देगा वो क्या है, वो फ्यूचर है। मतलब ए का कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड है और बी का कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी है। सही बात है, मतलब ए जो बी को देगा वो एग्जीक्यूटेड है, लेकिन बी जो ए को वीट देगा वो क्या है, एग्जीक्यूटरी, वो होने वाला है। तो कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। सही बात है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल पॉइंट था। पॉइंट नंबर 4, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हमने डिस्कशन किया था कि इसमें डेफिनेशन के अंदर, इसको भी क्या ही डिस्कस करें, एग्जांपल डिस्कस करते और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिजायर। ए ने क्या किया, बी के लिए कुछ सर्विसेज दिए एट हिज डिजायर। आफ्टर अ वीक बी प्रोमिसेस टू कॉम्पेंसेट ए फॉर द वर्क डन बाय हिम। मतलब ए ने बी को अपनी इच्छा से, किसकी इच्छा से, ए की इच्छा से कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी। बी को बाद में लगा अरे इसने मेरे लिए इतना काम किया है तो मैं उसको प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुमको, तुमने जो मुझको सर्विस दिया था उसके लिए कॉम्पेंसेट करने का वादा करता हूं, तुमको पैसा देता हूं। मीन्स व्हाट, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए बी की गाड़ी लेके गया था, ए बी की गाड़ी लेके गया था, अब मत पूछो कहाँ गया था कहीं तो घूमने के लिए, पन्हाड़ा बिन्नाड़ा गया था घूमने के लिए। तो ए बी की गाड़ी लेके गया, आते आते उसने क्या किया, उसकी गाड़ी को बराबर वॉश बीश किया, उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया, टंकी बिंकी फुल कर दिया उसको गाड़ी की, और गाड़ी उसने वापस किया। अब बताओ, बी ने ए को बोला था अपनी गाड़ी वॉश करके दो, पेट्रोल डालो, बोला था नहीं बोला था, लेकिन उसने वॉलंटरी किया, ए ने वॉलंटरी किया ना। अब बी को लगा अरे यार इतना में उसने गाड़ी बीड़ी मेरे को वॉश करके दिया तो इट इज माई ड्यूटी टू कॉम्पेंसेट हिम, कि पैसा उसको वापस करे, मैं किसी का फोकट उधार नहीं रखता हूं। तो आप मुझको बताएंगे बी जो ए को आज पैसा दे रहा है, बी जो ए को आज पैसा दे रहा है उसकी गाड़ी वॉश करने के बदले, तो बी को कंसिडरेशन क्या है, पास्ट है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? बी को मिला हुआ कंसिडरेशन क्या है, पास्ट है, हाँ कि ना? तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट। तो इट इज सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन एंड ए कैन स्यू बी फॉर रिकवरिंग द प्रोमिस्ड मनी। ये भी अलग बात है, वो बाद में समझेंगे। लेकिन आज बी को जो मिल रहा कंसिडरेशन है, बिकॉज ही इज पेइंग द मनी टू ए, फॉर दैट ही हैज गॉट द कंसिडरेशन इन पास्ट। सही बात। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन। एक कैश सेल्स ऑफ गुड्स, एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या बोलो, अभी तो मैं गुड्स दे रहा हूं, पैसे ले रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हुआ ना। द कंसिडरेशन इज इमीडिएटली मेड अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। और फ्यूचर क्या होता है, गुड्स को क्रेडिट पे बेचना, इज अ फ्यूचर कंसिडरेशन। हो सके तो लिखो एग्जांपल उसके बाजू में, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज द एग्जांपल ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज एग्जांपल ऑफ, क्या बोलो, फ्यूचर कंसिडरेशन। तो मैंने लिंक तो शेयर किया नहीं यार, just share the link first, wait. चलिए बताएंगे, दोनों पॉइंट क्लियर है। कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, और कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कुल मिला के कितने हो चुके हैं, 4। पहला कौन सा था, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। नंबर 2 क्या था, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब ये पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ओके, कोई बताएगा मुझको, बिल्कुल इसके बारे में हमने बहुत चर्चा करी ऑलरेडी कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। कौन बताएगा इसका मतलब मुझको, हाँ बेटा बताओ।
मतलब कंसिडरेशन सफिशिएंट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। बिकॉज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। क्या बोला हुआ है? कम ऑन, समथिंग बोला है ना, हाँ कि ना? तो समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो, एटलीस्ट ये तो कुछ तो होना चाहिए, हाँ कि ना? देयर शुड बी कंसिडरेशन, देयर शुड बी कंसिडरेशन, इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, देयर शुड बी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कंसिडरेशन कितना होगा ये लॉ नहीं बोलता है, लॉ बोलता है कंसिडरेशन तुम खुद फिक्स कर लो। मैं बस ये कहूंगा कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, मैं बस कहूंगा कंसिडरेशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए तुम डिसाइड कर लो। हाँ, तुमने अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ए वांट टू सेल, ए ऑफर्ड टू सेल द बाइसिकल टू हिम और साइकिल और कार टू हिम विदाउट मनी, तो वेदर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट? नो। एसेंशियल में कंसिडरेशन था सेक्शन 10 के अंदर, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। 1 रुपया क्यों ना हो, कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर 1 रुपये से भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, एनफोर्सिएबल है। अब सीन ये है कि कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर मॉनेटरी कंसिडरेशन होगा तो उसको हम एनफोर्स कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम जो है, आप जो कह रहे हो कि मॉनेटरी कंसिडरेशन जिसके अंदर नहीं होता है, बार्टर कंसिडरेशन, दैट विल नॉट कम अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कंसिडरेशन शुड बी देयर एंड इट शुड बी इन मनी। बार्टर अगर होगा ना, बार्टर यानी क्या कि तुम मुझे गेहूं दो मैं तुम्हें ज्वार दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कंसिडरेशन इसके लिए हम लोग वैलिड नहीं मानते। आई बात समझे? तो देयर शुड बी अ मॉनेटरी कंसिडरेशन, इट शुड बी हैविंग सम वैल्यू। बात समझे नहीं समझे? कुछ तो वैल्यू होना चाहिए उसका, हाँ कि ना? हाँ। लेकिन क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बार्टर वाले कॉन्ट्रैक्ट भी हम एनफोर्स कर लेते हैं बाय कस्टम, बाय कस्टम। लेकिन आज के जमाने में बार्टर कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐड नहीं करते। बात समझे कि नहीं समझे? ये क्लियर है? तो कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी ऑफ इन अ पर्टिकुलर वैल्यू, इट नीड नॉट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू विद द प्रॉमिस फॉर विच इट इज एक्सचेंज। मतलब जरूरी नहीं कि जिस वैल्यू का गुड्स हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं उसी इक्वल वैल्यू का कंसिडरेशन होना चाहिए। देयर शुड बी सम वैल्यू, नीड नॉट टू बी इक्वल, समथिंग इज गिवन, मतलब जो हम दे रहे हैं उसका ही इक्विवेलेंट वैल्यू मिल रहा है, ऐसा नहीं। 2 लाख का मोबाइल दे रहा हूं तो 2 लाख मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इक्वल वैल्यू की गरज नहीं, आप ज्यादा भी ले सकते हो कम भी ले सकते हो, सही बात है। बट वहां पे क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। आई बात समझ में? इट नीड नॉट टू बी, क्या बोलो, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज ऑल्सो एन एविडेंस दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुछ लोग क्या बोल सकते हैं कि ये घर है 2 करोड़ का और इसको बेचा 1 लाख में। हाँ, डाउट आता है, देयर कुड बी अ डाउट। आप देख करके बता सकते हो 2 करोड़ का घर है 1 लाख में बेच रहा है, मतलब पक्का हो सकता है इसके ऊपर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय हो चुका है, तो दैट विल गिव अ राइज डाउट, बट देन यू हैव टू प्रूव इट कि देयर वाज अ कोर्शन, देयर वाज अ अनड्यू इन्फ्लुएंस। प्राइमा फेसी हम ये नहीं कह सकते कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, डाउट पैदा कर सकते हैं। आई बात समझ में? डाउट पैदा कर सकते हैं, लेकिन दैट यू हैव टू प्रूव देन। If it is shockingly less and other party alleges that consent was not free, this inadequate consideration can be taken as evidence in support of his allegation. Means what? कि अगर मान लो shockingly less consideration है, 2 करोड़ का घर 2 लाख में बेचा जा रहा है, shockingly less है। 2 करोड़ का घर 1 करोड़ में, I can understand, बट ये shockingly less है। और अगर दूसरी पार्टी जिसको कंसिडरेशन दिया जा रहा है 2 लाख का, अगर वो प्रूव करता है कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं है, देन ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन जो है वो एक एविडेंस हो जाएगा कि भैया हमारा कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। ये इस बात पे एलिगेशन, मतलब क्या, मैंने एक बात रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, प्रूव करो कंसेंट फ्री नहीं है,
तो हम माने कंसिडरेशन जो है इनएडिक्वेट है। आई बात समझ में? अदरवाइज कॉमन पैरेलल्स में inadequate consideration will not give rise to invalidation of the contract. Means what? कि consideration inadequate होने पे contract कभी invalid नहीं होता है, contract valid ही होता है। हाँ, बट अगर ये shockingly लेस है तो प्रूव करो कि कंसेंट फ्री नहीं है तो मानेंगे कंसिडरेशन सही। अदरवाइज जो भी कंसिडरेशन, जितना भी कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन, देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। सही बात है, इक्वल वैल्यू ही वापस मिलना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल देखो, एक्स प्रोमिसेस टू सेल अ हाउस वर्थ ₹60 लाख फॉर ₹10 लाख ओनली। द एडिक्वेसी ऑफ द प्राइस इन इटसेल्फ शैल नॉट रेंडर द ट्रांजैक्शन वॉइड। मतलब 60 लाख का घर 10 लाख में बेच रहा है, इससे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बनता है अनलेस एंड अनटिल पार्टी ये प्रूव करे कि हमारा कोर्शन हुआ है, अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है, फ्रॉड हुआ है। अगर ये नहीं है तो हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड नहीं है। बताएंगे, ये पॉइंट क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हो सकता है आपको सवाल बना ले। क्लियर मेरी बात? अरे समझे क्या? चलिए फटाफट खत्म करते। पॉइंट नंबर 6, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अभी इसके ऊपर है ना एक सवाल एग्जामिनेशन में एक दो बार ही आया हुआ है। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, ये सेम एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आया था। ओके, नो फ्रेंड्स, अगर मान लो आपने एक वकील हायर किया है, मान लो आपका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है और उस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को चलाने के लिए कोर्ट में आपने एक वकील हायर किया है, एडवोकेट कोर्ट में जो आपके बिहाफ पे केस लड़ेगा। उसने आपको एक फीस बताया कि चलो मेरा फीस होगा 5 लाख रुपए। कितना फीस होगा? 5 लाख रुपए का मेरा फीस होगा। अगर मैं केस जीत गया, अगर मैं केस जीत गया तो तुमने मुझको एडिशनली 3 लाख रुपए देने। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, सोच समझ के जवाब देना। क्वेश्चन इस अभी आपके सामने आ ही रहा है। मान लो यहाँ पे सिद्धि जी है और उन्होंने एक वकील को हायर किया। शी हायर एन एडवोकेट, लॉयर्स, ओके, उनको हायर किया। एडवोकेट ने बताया केस को लड़ने का मेरा फीस बनेगा कितना? लगभग 5 लाख रुपए। इन एडिशन टू दिस ही टोल्ड दैट इफ आई विन द केस फॉर यू, यू शुड पे मी मोर 3 लाख रुपीज। बात समझे? तो सिद्धि जी एग्रीड, बोले हाँ ठीक है पे करती हूँ। एडवोकेट ने केस लिया, केस जीत गया। सिद्धि जी ने उसके हाथ में 5 लाख रुपए थमाए, 3 लाख रुपए नहीं दिए। एडवोकेट बोल रहा है सिद्धि जी हमसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपसे कि भैया केस जीत गए तो 3 लाख रुपए आपने एडिशनली पे करना है, तो आपको 3 लाख रुपए एडिशनली पे करने होंगे। तो क्या सिद्धि जी एडवोकेट को वो 3 लाख रुपए पे करने के लिए लायबल है? बिकॉज शी हैड एग्रीड ऑन दैट अर्लियर, शी हैड एग्रीड ऑन दैट कि टोटल 8 लाख रुपए केस जीतने पे मिलेंगे, हार गए तो 5 लाख नॉर्मल फीस बनेगा। बताएंगे क्या सिद्धि जी एडवोकेट को वो 3 लाख रुपए पे करने के लिए लायबल है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? Whether she is liable or not? How many of you say yes, she is liable? Raise your hands. इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं आपको पे करना होगा अभी। अच्छा, कितने लोग बोल रहे नहीं पे करना है? सर बिल्कुल पे नहीं करना है। अकेले सिद्धि जी, इनका पैसा जा रहा है तो लड़की बोल रही है मेरे को पे ही नहीं करना है। सर क्यों बेटा?
ये क्या स्टैनिस है? भांडू नका। यस, वो तो उसको तो देना ही देना है, ही इज लायबल टू पे, दैट इज नो ऑफ क्वेश्चन, दैट वी हैव डिसाइडेड कि रिचार्ज की अमाउंट आपको देनी पड़ेगी, वापस नहीं देंगे तो आप नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पे करो नहीं करो, यू आर लायबल टू पे, दैट इज द सीन। अब पे करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, मैं नहीं कहूंगा आपके पैसे क्यों मैं निकालूं, आप पे करना करो, नहीं करो नहीं करो। हाँ, 500 रुपए, वाह, 5 लाख का 500 पे करी, बताओ लड़के हैं, लड़कियों से सवाल पूछना ही बेकार है। हाँ, गलती से 5 लाख का 500 कैसे निकलता है? 5 लाख का 5000 हो सकता है, 2 लाख 3 लाख 500 हो जाए, क्या बार्गेनिंग है? 5 लाख का 500 बार्गेनिंग कर रही लड़की, क्या जबरदस्त बार्गेनिंग चल रहा है यहाँ पे। हाँ बेटा बोलो, 5 लाख रुपए है, ऐसा वैसा वकील नहीं है क्या, छतरी उड़ा के बैठ रहा है वकील ही है कोर्ट के बाहर, बकायदा उसका ऑफिस है। हाँ बोलो बेटा। लेकिन आपने एग्री क्यों किया पहले फिर 3 लाख का? हाँ तो पहले मैं क्या बोल रहा हूं कब से, जागो ग्राहक जागो, है? सिद्धि जी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, सिद्धि जी को ही पता नहीं मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वाह वेरी गुड, क्या लोग रहते दुनिया में। सिद्धि जी, आपने एडवोकेट से कॉन्ट्रैक्ट किया था केस लड़ने का 5 लाख रुपया और जीतने के बाद 3 लाख रुपया दूंगी, ये आपने एग्री किया था पहले। अभी केस जीत गए तो आप 5 लाख रुपए दे रहे, 3 लाख रुपए नहीं दे रहे, ऐसा क्यों? आपने एग्री किया था पहले ही, यू एग्रीड ऑन दैट ना, देन तो वही बोल रहा हूं मैं, क्या लगता देना पड़ेगा? श्योर, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नेगेटिव, शी इज नॉट लाइबल टू पे दिस 3 लाख रुपीज। वाई? यू टेल मी, आप किसी भी वकील के पास केस लेके क्यों जाते हो? वकील केस क्यों लड़ता है? वकील केस क्यों लड़ता है? हारने के लिए। हाँ, कुछ वकील होते हैं ऐसे जो केस हारने के पैसे लेते हैं, लेकिन यूजुअली वो इलीगल चीज है। केस वकील लेता क्यों है? जीतने के लिए ना। तो केस का जो पैसा 5 लाख रुपए का फीस, जो नॉर्मल फीस है, वो उसने जो लिया है वो केस लड़के जीतने के लिए लिया है। हारेगा कि जीतेगा, दैट इज द कॉन्टिंजेंसी, दैट इज द अनसर्टन थिंग, वो कोर्ट डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द एविडेंसेस दैट यू प्रोड्यूस। बट नाउ व्हेन ही हैज टुक द केस, he is bound to trial the case as if he wanted to win the case. He should act like that he should win the case for his client. हाँ कि ना? यह उसका एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है और उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो कंसिडरेशन इज डिफरेंट from the performance of one is legally bound to perform. किसी का भी of one मतलब किसी का भी जो लीगल परफॉर्मेंस करने का ड्यूटी होता है वो कंसिडरेशन से अलग होता है। उसके लिए एडिशनल कंसिडरेशन नहीं मांग सकते, उसने तो वो काम करना ही करना है। आई बात समझ में? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, लीगली परफॉर्म करने के लिए लायबल है ना वो। हाँ कि ना? ये तो ऐसी बात हो गई कि मैंने तुमसे एडमिशन पे कुछ पैसे लिए हैं और अभी आपको बोल रहा हूं लॉ सीखना है तो आपको एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। आप क्या बोलेगे? तो फिर ऑलरेडी पैसा किस बात का लिया? नहीं, वो एडमिशन का था, तो काहे के एडमिशन का? नहीं, बस ऐसे ही एडमिशन का था। अरे मैं एडमिशन का पैसा ले रहा हूं, इसका मतलब आई एम लीगली बाउंड टू गिव यू द सर्विसेज ऑफ कोचिंग क्लासेस। मैं तुमको लॉ पढ़ाने के लिए जिम्मेवार हूं, उसीलिए मैंने एडमिशन पे पैसे लिए। एडमिशन पे पैसा लेकर के अभी लॉ पढ़ाने के लिए और पैसा लूंगा, तो दैट इज नॉट द थिंग दैट आई शुड डू। मेरा परफॉर्मेंस करना इज लीगली बाउंड ऑन मी। तो परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय द पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज द सेम कैनॉट बी द कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या?
वकील जो बोल रहा है ना कि मैंने तुम्हारे लिए केस जीता है, उसका 3 लाख रुपए एडिशनल बनता है, ये कंसिडरेशन नहीं होता है 3 लाख का। मतलब सिद्धि जी उसको 3 लाख देगी, बदले में उसको केस जीतने का कंसिडरेशन मिला। केस जीतने का कंसिडरेशन नहीं हो सकता है, केस जीतना तो उसका लीगल लाइबिलिटी था, उसकी जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो कभी किसी के लिए कंसिडरेशन नहीं बन सकता है। समझे कि नहीं समझे? अरे पक्का इसके बाजू में लिखिएगा, देखो वकील केस जीतने के एडिशनल पैसे चार्ज नहीं कर सकता। वकील केस जीतने के एडिशनल पैसे चार्ज नहीं कर सकता। ये एग्जाम में सवाल बना था, ठीक है। ओके चलिए लास्ट 2 फटाफट फिनिश करते हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। मतलब कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रियल। इल्यूजनरी मतलब क्या? जो अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जैसे ए मैन प्रोमिस टू डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक, है पैसे दो मैं तुमको खजाना ढूंढ के दूंगा, अलादीन है ना, अलादीन का वो चिराग होता है, ऐसे घिसने के बाद वो जिन बाहर आता है, पैसा दो तो जिन बाहर। अरे पागल, ऐसा नहीं होता है, ये इल्यूजनरी है। पैसा देकर के मरे हुए इंसान को जिंदा करना, अरे इल्यूजनरी है। एक बार इंसान मर गया, जिंदा नहीं होता है वो। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो? किसी का पुनर्जन्म में विश्वास है क्या? है पुनर्जन्म विश्वास है? क्या बात कर रहे हो? एनी इंसिडेंस? इंसिडेंस होना चाहिए ना कुछ तो। इंसिडेंट देखा होगा तो विश्वास रख सकते हैं ना, ऐसे कैसे विश्वास रख सकते हैं? पुनर्जन्म पढ़ा है किधर? वैसे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वो सही होता है ऐसा नहीं ना, वो होना चाहिए। मेरा तो विश्वास नहीं है वो पुनर्जन्म वगैरह से। क्या पुनर्जन्म? एक बार इंसान मर गया ना, मर गया, वापस वो जिंदा नहीं होता है, फिर वो किसी दूसरे इसमें जाता है, कुत्ता हो जाता है, बिल्ली हो जाता है, ये हो। अरे क्या चल रहा है भाई? ऐसा नहीं होता है। इंसान मर जाता है तो कौवा हो जाता है, वो सर्वपित्री अमावस्या को आकर के आपके छत पे से जो भी उसको पसंद है वो खाता है। वेरी गुड, खाओ खाओ। कौवे को दादाजी बुला रहे, बताओ। दादाजी कौवा बन गए हैं? वो सर्वपित्री अमावस्या को रखते नहीं हम लोग, ऊपर छत पे रखते हैं, कौवा आता है और ये मतलब लोग, हाँ यस। बहू बोलती आहे माझ्या स्वप्नात सासरेभाऊ आले होते, सासूबाई आल्या होत्या, हां, आणि त्यांनी म्हणे त्यांना आवडणारी पदार्थ सांगितला होता. बरोबर सर्वपित्री अमावस्येच्या आधी मागं पुढंच होतंय ते, आणि ते स्वप्नात येऊन मागतात म्हणे ते त्यांना काय आवडते ते. मग सासूबाई आवडीनं ते पदार्थ वगैरे बनवते आणि ठेवते. मग घ्या सासूबाई, घ्या सासरे बा. जिवंत असताना दिलं नाही आणि सर्वपित्री अमावस्याला कौतुकाने ठेवतात म्हणे. काय नसते ते, बायका नाटकं करतात. बघा सिंपती गेन करायचं असतं ना घरातल्या समोर. बघा कुणाच्या स्वप्नात नाही, यांच्या स्वप्नात कशी काय आली बघा, प्रेम काय नसते, काय आलेलं बिळेलं असं स्वप्नात, दोघंच काहीतरी. त्याला मराठीत आपण वावड्या उठवणे म्हणतो, वावड्या उठवणे, उगाच अफवा. यस, अरे अफवा तो एकदम प्रॉपर वर्ड हो गया. वावड्या म्हणजे कसं आपला थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज में हो गया, जो समझनेबल लैंग्वेज में आ गया. वावड्या उठवणे, अफवा उठवणे. अफवा पण म्हणतात, वावड्या म्हणजे असंच काहीतरी उठवायचं. माझ्या स्वप्नात आलं होतं म्हणे, काही असं काय नसतंय. कावळा होतोय, हे होतोय, ते काय नसतेच. चलो ठीक है. यस, तो मैं क्या बात कर रहा था? इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, मरे हुए इंसान को जिंदा कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है.
द ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी वाइड एज इट इज क्या बोलो, इल्यूजन मतलब ख्याली पुलाव है, ऐसा कभी नहीं होता, रियल होना चाहिए, हाँ कि ना। मैं तुम्हें कुछ बेच रहा हूं, तुमने मुझको पैसा देना है, रियल है, पैसा भी रियल है और कार भी रियल, सब कुछ रियल होना चाहिए, हाँ कि ना। एंड लास्ट वन, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखिए अगर मान लो किसी को जॉब चाहिए, तो वो जॉब के बदले क्या कर रहा है, किसी को ब्राइब दे रहा है, घूस बोलते हैं उसको, है ना। तो वो बोल रहा है कि मैं तुमको पैसा देता हूं, तुमने मुझको जॉब लगाना है, ये सही नहीं है, इमोरल है, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। जो पर्सन सही में उस जगह पे बैठने के लिए एलिजिबल है, ही शुड गेट दैट सीट ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉम्पिटेंसी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द मनी। आई बात समझ में? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए जो इमोरल है, अनलॉफुल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। बताएंगे 8 के 8 पॉइंट क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे थे, लीगल रूल्स फॉर वैलिड कंसिडरेशन, सही बात है, या लीगल रूल्स फॉर कंसिडरेशन, सॉरी वैलिड एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने, सॉरी। 8 पॉइंट क्लियर है, ओके। उसको होलसेल में याद करने की गरज नहीं है, 4-5 पॉइंट वैसे ही याद कर लो, एग्जाम में आएगा तो भी आएगा, और एग्जामिनेशन मुझको लगता है कि रिटेल में आएगा। कौन से पॉइंट्स पे आएगा? पहला आपका पॉइंट आएगा, दैट इज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, एंड कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सही बात है, अरे हाँ कि ना। और ये वाला पॉइंट, इस पे एक सवाल बना था एक 2-3 बारी, वो एडवोकेट वाला, तो वो एक सवाल बन सकता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, सही बात है। चलिए फटाफट फिनिश करते लिख करके। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। Consideration can be executed and executory. उसके अंदर लिखो, when consideration is performance of act, when consideration is performance of act, when consideration is performance of act, it is executed, when consideration is performance of act, it is executed. And point number 2, when it consists of promise of performance, when it consists of promise of performance, ओके। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 4, जब इट कंसिस्ट प्रॉमिस, इट इज एग्जीक्यूटिव लिखा आपने आगे, इट इज एग्जीक्यूटरी। व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉमिस, इट इज एग्जीक्यूटरी। नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन मे बी पास्ट, present or future. Consideration may be past, present or future. Consideration may be past, present or future. ओके, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, बस एक ही लाइन लिख दो, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन फिक्स्ड बाय द प्रोमिसर, consideration fixed by the promisor
maybe past, present or future. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. बस हो गया. नेक्स्ट लिखो. पॉइंट नंबर 5, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. उसके अंदर लिखो पॉइंट नंबर 1, in contract there must be consideration. In contract there must be consideration but adequacy is not required. But adequacy is not important. Point number 2, it need not to be of a equal value. It need not to be of a equal value of the promise which is exchanged. Next one, point number 6, performance of one is legally bound to perform. Performance of one is legally bound to perform. देखो, the performance of the act which the person is legally bound to perform, cannot be the consideration, in the contract. उसका एग्जाम्पल अगर चाहो तो लिख सकते हो. यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, एडवोकेट चार्जिंग द प्राइस फीस लिखो, एडवोकेट चार्जिंग द एडिशनल फीस लिखो. एडवोकेट चार्जिंग एडिशनल फीस
additional fees for winning the case. For winning the case. Is it over? Next. Point number 7. Consideration must be real and not illusory. Consideration must be real and not illusory. Must be real and not illusory. उसके अंदर लिखो, it must be something which is having some value. Which is having some value. Point number 2, legally or physically impossible acts. Legally or physically impossible acts. Legally or physically impossible acts. Legally or physically impossible acts are not consideration. Are not consideration. Are not the consideration. And last one लिखो, consideration must not be, consideration must not be unlawful, immoral, or opposed to public policy. Unlawful, immoral, or opposed to public policy. उसके अंदर लिखो, anything which is immoral, anything which is immoral, anything which is immoral or opposed to public policy, anything which is immoral or opposed to public policy cannot be considered as a consideration. Cannot be considered as a consideration. Is it over? Is it over? पक्का? चलिए काम करेंगे शांति से। कंसिडरेशन का डेफिनेशन और लीगल रूल्स को जो हमने लिखा है ना उसको एक बार पढ़ेंगे, शांति से पढ़ो, फिर हम लोग नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जंप करेंगे। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा।
इज इट ओवर? इज इट ओवर? ओके, चलिए, कोई डाउट है? डेफिनेशन एंड लीगल रूल्स फॉर ए कंसिडरेशन में कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलिए, नाउ इस पॉइंट को आप बहुत ही और बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। देखिए, जनरल रूल क्या कहता है? सब कहता है, इधर होना चाहिए। जनरल रूल क्या कहता है? पेज नंबर चाहिए आपको, पेज नंबर आइएगा 52 पे। आ गए? जनरल रूल क्या कहता है कि कंसिडरेशन नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। 500% मेरे को सबका ध्यान चाहिए इधर। कंसिडरेशन नहीं तो किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जनरल रूल क्या कहता है? नो, जोर से बोलो, नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है, लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो इस रूल के क्या माने जाते हैं? एक्सेप्शंस माने जाते हैं। मतलब हम कहते हैं यूजुअली कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं तो वो क्या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं। देयर शुड बी समथिंग इन रिटन, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। एडिक्वेसी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, हाँ कि ना। लेकिन अभी हम लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस बात को एनफोर्स करता है। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होने के बाद पार्टीज के पास जो एनफोर्सिएबिलिटी का राइट आता है, सेम अधिकार इसके अंदर भी आ जाएगा कि भले ही उसके अंदर क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है। सही बात? अरे पक्का? चलिए,
अब उसके अंदर पहला एक्सेप्शन आता है, नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जोर से बोलो, क्या क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नाउ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से बनते हैं उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एनफोर्सिएबल होते हैं। फिर भी वो क्या होते हैं? कमान, एनफोर्सिएबल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो समझ आ जाएगा। ए हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, बाय क्या बोला है? रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, promise to pay his earning to his wife, held the agreement though without consideration is valid। अब आपको ये एग्जाम्पल सोशल एग्रीमेंट के जैसा लग सकता है, हाँ कि ना? मियाँ बीवी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन एक वर्ड इस एग्जाम्पल को सोशल एग्रीमेंट से डिफरेंशिएट करता है और वो वर्ड है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। मतलब मियाँ और बीवी के बीच में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट के तहत ए ने, यानी कि मियाँ ने बीवी को अपना पूरा सैलरी या फिर जो भी पैसा है वो देने का वादा किया है। तो क्या बताएंगे? बीवी ने मियाँ को कुछ बदले में दिया होगा? कुछ नहीं दिया है। बीवी का बस एक ही सीन होता है, जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा ही है, हाँ कि ना? तो मियाँ ने प्यार में आकर के बीवी को अपना पूरा अर्निंग दे दिया और बीवी बहुत होशियार है। बीवी बोलती है तुमने ऐसा मुंह बोला कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो तो सोशल एग्रीमेंट होता है, इनफोर्सेबल नहीं। एक काम कर, लिख के दे, अभी जो बोला वो राइटिंग में दो। सिंघम मूवी देखा है क्या? उसके अंदर उसका जो सीनियर होता है वो शिवा को छुड़वाने के लिए आता है, देखा है वो सीन? नहीं देखा है? सिंघम मूवी को वापस लेके आते हैं। ये सिंघम मूवी में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है ना जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बड़े अच्छे से जुड़ जाते हैं। आई डोंट नो कि ये यूट्यूब पे सीन है या नहीं है, पर फिर भी चेक करते हैं है या नहीं, अगर होगा तो देखते हैं। सिंघम शिवा सीन, सीन क्या था इसमें से? बस एक ही मेरे को लाइन चाहिए था, दैट इज राइटिंग में। ओरली बोला तो सोशल हो जाता है, मतलब मियाँ बीवी के बीच में या जो भी लोग होते हैं जिनमें डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, भाई बहन है, भाई भाई है, उनके बीच में अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो डोमेस्टिक हो जाएगा। लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट जब वो राइटिंग में आता है तो उसको एक लीगल इन्फोर्सेबिलिटी आ जाती है। बात समझे नहीं समझे? तो आज मियाँ बीवी के बीच में आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या बन चुका है? एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बन चुका है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि मैं तुमको अपनी सारी अर्निंग देने के लिए तैयार हूं। और ये एग्रीमेंट के अंदर भले वाइफ से मियाँ को कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट क्या है? एनफोर्सेबल है। आज अगर मियाँ बीवी को वो अर्निंग देने से मना करता है तो क्या बीवी मियाँ के ऊपर केस फाइल कर सकती है? हाँ कि ना? जरूर कर सकती, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन चुका है? वैलिड। क्या उसके अंदर कंसिडरेशन है? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन है? लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे है? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पॉइंट समझेगा? पॉइंट समझेगा? और एक एग्जांपल है, उसको बाद में डिस्कस करते, पहले कंडीशन डिस्कस करते। ये क्वेश्चन होलसेल एज वेल एज रिटेल दोनों में इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं दैट इज एक्सेप्शनल रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये होलसेल एज वेल एज रिटेल में इंपॉर्टेंट है, दोनों में इंपॉर्टेंट है। होलसेल में भी इंपॉर्टेंट है और अरे बोलो भाई रिटेल में भी इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ गयो? तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है इसमें रिटेल सवाल बन सकता है, इसमें अलग से रिटेल सवाल बन सकता है। ये तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही पूरा का पूरा, लेकिन ये भी रिटेल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो व्हाट आर द कंडीशंस? कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए
जिसके बाद ही कहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन से बनते हैं, जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो वैलिड है। क्या कंसिडरेशन है? पहला कंडीशन, इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ, क्या बोलो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन दी पार्टीज। मतलब दोनों पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन किसी के बीच में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ब्लड रिलेशन ही हो। भाई भाई, भाई बहन, मम्मी पापा, मम्मी बिटिया रानी, मम्मी बेटा, पापा बिटिया रानी, पापा फ्रेंड्स, किसी के बीच में, बेस्ट फ्रेंड्स, इनके बीच में भी क्या हो सकता है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो सकता है। आई बात समझ में? आजकल बेस्ट फ्रेंड्स का जमाना है, इसलिए मैंने बोल दिया। इट शुड बी मेड आउट ऑफ, क्या बोलो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आई बात समझ में? इट शुड बी मेड आउट ऑफ, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और उसके अंडर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, जैसे गिफ्ट वगैरह दे रहे वैसे, हाँ कि ना। नंबर 2, पार्टीज के बीच में कोई तो नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं किसी भी राह चलते आदमी से नेचुरल लव एंड अफेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता भाई, हाँ कि ना। जैसे मान लो 2 फ्रेंड्स है, उनके बीच में फ्रेंड्स का रिलेशन है कि नहीं है, हाँ कि ना। अब यहां पे अगर हम उसका एकदम लिटरल मीनिंग उठाएंगे तो रिलेशन का मतलब होता है कि आपके बीच में कुछ ना कुछ तो बायोलॉजिकल रिलेशन होना चाहिए, मतलब फैमिली। समझे नहीं समझे? अगर मैं उसका लिटरल मीनिंग उठाता हूं तो उसका फैमिली रिलेशन बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ताया जी, आप, अंकल, आप, नेफ्यू, और कुछ भी है, फैमिली रिलेशन। लेकिन अगर मैं इसके स्कोप को बढ़ाना चाहता हूं तो फैमिली के साथ साथ अदर भी हो सकता है। हम इसको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए थोड़ा सा नैरोअर मीनिंग पकड़ते हैं, फैमिली रिलेशन। तो आपके बीच में क्या होना चाहिए? कम ऑन, एक रिलेशन, नियर मतलब एकदम नजदीक वाला रिलेशन होना चाहिए, फैमिली रिलेशन होना चाहिए। आई बात समझ में? पहला कंडीशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नंबर 2, देयर मस्ट बी अ नियर रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज, जिनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे मियाँ और बीवी, जो हमने एग्जाम्पल देखा, उनके बीच में फैमिली रिलेशन है कि ना। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसे होगा? इट मस्ट बी इन राइटिंग। ओरल कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन के डोमेस्टिक बन जाएंगे, सोशल बन जाएंगे, एनफोर्सेबल नहीं है। एक तो कंसिडरेशन नहीं है, ऊपर से नेचुरल लव एंड अफेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट बनना है, और उसको आप ओरली बना रहे हो, कैसे इन्फोर्स करेंगे? आए दिन मियाँ अपनी बीवी को कितने सारे वादे करते रहता है, सबके लिए बीवी उस पर केस ठोकते बैठेगी फिर, हाँ कि ना। कोई तो एक ऐसा जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, राइटिंग में बनाओ ना। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि शाम को मैं जल्दी घर लौटूंगा, मैं तुमको मूवी लेके जाऊंगा। पति काम के सिलसिले में कुछ अटक गया, वो जल्दी नहीं आया। अगले दिन बीवी ने मियाँ पे डायरेक्ट कोर्ट में केस ठोक दिया। बोले गौर से देखो इस मासूम चेहरे को, इस मासूम चेहरे के पीछे बड़े शैतान छुपा हुआ है। इसने मुझसे कल वादा किया था ये मुझको मूवी लेके जाएगा, जैसा भी लेके नहीं गया, इसको फांसी दे दो डायरेक्ट। अरे ऐसे कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट, कितने सारे प्रॉमिस करते रहेगा वो, कुछ परफॉर्म होता है, कुछ फुलफिल नहीं होता है, तो जो फुलफिल नहीं होते उस पर डायरेक्ट केस ठोक देंगे क्या? इसीलिए जो कि जेन्युइन नेचर के एग्रीमेंट बनाते हैं, फैमिली रिलेशन के बीच में जो लोग होते हैं, उनके बीच में एक राइटिंग का एग्रीमेंट बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओरल एग्रीमेंट को हम लोग सोशली मानेंगे फिर, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? वो राइटिंग में होना चाहिए। एंड लास्ट वन, उसको रजिस्टर्ड भी करना चाहिए। इसलिए आप एग्जाम्पल में देखो, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बोला हुआ है। खाली एग्रीमेंट बना दिया नहीं चलेगा, उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा, हाँ कि ना। 4 कंडीशन, 4 मार्क के लिए रिटेल में सवाल बन सकता है। अगर आपने ये 4 कंडीशन याद रख लिए तो एग्जामिनेशन में आपको 4 नंबर मिल सकते हैं। भाई और बहनों, हम पढ़ रहे हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और उसके अंदर पहला पॉइंट था कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। उसके अंदर 4 कंडीशन आती है। पहला कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नंबर 2, देयर मस्ट बी अ नियर रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज। नंबर 3, इट मस्ट बी इन राइटिंग। एंड नंबर 4, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड।
इन 4 पॉइंट्स को कैसे याद करें, 4 कंडीशंस को कैसे याद रखें, इनको याद करने का मेरे पास एक आसान तरीका है। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसके एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उसका पहला कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आजकल के जेनजी पीपल लव एंड अफेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, हाँ कि ना। तो पहला कंडीशन यही है, सही किया ना मैंने, सही किया, जमता है ना मुझको। तो देयर मस्ट बी, क्या बोलो, देयर मस्ट बी नेचुरल लव एंड, सब लोग करेंगे, देखना चाहेंगे, सबका दिल देखूंगा मैं। चलो, सब नहीं आता है आपको, आजकल तो ऐसा ऐसा भी कर रहे कुछ लोग, आजकल नया है ये, ऐसे भी करते हैं ना कुछ। व्हाट इज BTS, क्या होता है? झगड़ो मत, मेरे को सीधा सीधा बताओ। K-pop मीन्स उनका म्यूजिक को K-pop बोलते हैं, अच्छा। इंडिया में क्लासिकल होता है अपना पॉप, वो नया बनाया है अपना, नया अपना क्लासिकल, वो K-pop है। अच्छा, रुको रुको बेटा, so they do heart like this, so it is comfortable this, or you are comfortable with this, you are comfortable with this, comfortable with this। चलो फिर ये पकड़ दे, ये सही किया मैंने, सही है क्या? तुमको क्या पसंद है, ये पसंद है, तो ये कर लो, जिसको ये करने का है ये करो, जिसको ये करने का है, जिसको और कुछ ऐसा करने का है वो ऐसा, कुछ चाहे जो करना है वो करो, लेकिन ये करने का है। एग्जामिनेशन में सवाल आया, चुपचाप अपने ऐसा ऐसा करने का, याद करने का, लिखने का, तरीका जो भी हो, तरीका जो भी हो, मेरे को शट अप, तरीका जो भी हो, मेरे को क्वेश्चन का आंसर चाहिए, बात समझे? तुमको ये नहीं करने का है, मत करो, आंसर नहीं लिखा ना तो दिल के साथ बहुत कुछ तोड़ूंगा, समझे बात को? दैट इज द पॉइंट। आई बात समझ में? तरीका जो भी हो, मेरे को एग्जाम में आंसर चाहिए। आई बात समझ में? 4 कंडीशन। पहला कंडीशन, देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड आउट ऑफ, अरे सब लोग करो, नालायक हो, मेरा अगले बैच का रिवीजन चल रहा है क्या, मेरा नालायक हो तो मार लेगा, सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे, कम ऑन। देयर मस्ट बी, क्या बोलो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। हाँ, कुछ को ऐसा करने का ऐसा करो, कुछ को ऐसा करने का ऐसा करो, जो भी करो। मैं ऐसा करता हूँ, पहले से मैं ऐसे ही करता हूँ, जेनजी बोला क्या, बीटीएस। देयर मस्ट बी, क्या बोलो, जोर से बोलो, देयर मस्ट, अरे बोलो भाई, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड आउट ऑफ, जोर से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बोले नहीं को पूरा बोलो सेंटेंस, अरे कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल। इसका देखो प्यार, ये क्या होता है प्यार है, ये कैसा प्यार है? हाँ बताओ, पहला कंडीशन क्या है, ये क्या है, पहला कंडीशन क्या है, जोर से बोलो भाई, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सही बात है। चलिए दूसरा कंडीशन क्या है, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन द नियर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, ये दो लोग हैं, ये दोनों रिलेशनशिप में, दोनों क्या है, रिलेशनशिप में, दोनों क्या है, रिलेशन, दोनों क्या है, रिलेशनशिप। करो सब लोग, कम ऑन, ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग है, क्या कर रहे हो, देखो, अरे कम, अरे भैया प्रोविजन है यार। हाँ, ये क्या है, 2 लोग है, 2 लोग कैसे हैं, रिलेशनशिप, दोनों लोग क्या है, ऐसा ऐसा नहीं क्या, बच्चे को हिला रहे तू, दोनों लोग क्या है, ऐसे रिलेशनशिप में, दोनों लोग क्या है, रिलेशनशिप में। पहला कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, both the parties must stand in a relationship, it must be in a writing, it must be in a and it must be registered, it must be registered। 4 कंडीशन फटाफट बताएंगे,
अगर मान लो आप कह रहे हो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो वैलिड है, तो उसका पहला पॉइंट आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। उसके 4 कंडीशन है बेटा। पहला कंडीशन बताओ क्या है? अरे ऐसा होता है क्या? कैसा होता है? पहला कंडीशन बताओ कैसे होता है? अरे करो भाई, कैसा होता है? करके बताना है, बताओ। नेचुरल लव एंड, नेचुरल लव ऐसा ऐसा है उसका, नेचुरल लव ऐसा है। जम्यू नत्ती वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता इधर। करने का तो करने का है, हाँ ऐसा ऐसा को जो ऐसा 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 जो भी ये करो, लेकिन करने का कंपलसरी। चलो ऐसा ऐसा खेकड़ा गया। तो ऐसा कर फिर। तो आप ऐसा करो ना, उसमें क्या, तुम ऐसा करो, सब लोगों ने करना है। जो नहीं करेगा क्लास के बाहर फेंक दूंगा। कम ऑन, 1 2 3। पहला कंडीशन क्या है? कम ऑन, किधर है ये? नेचुरल है ना, ऐसा कहना है। ऐसा होता है ना, शिद्दत से, बकायदा प्यार से करने का, ठीक है? हाँ, सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। कम ऑन, क्या होना चाहिए? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा कंडीशन, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन अ। तीसरा कंडीशन, 4 कंडीशन याद हो जाएंगे? चलो बताओ पहला कंडीशन क्या है सब लोग। जो नहीं करेगा ना उसको कैमरे के सामने करवाऊंगा मैं। ऐसा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या? नियर रिलेशनशिप। नंबर 3, नंबर 4। चलो अभी मैं एक्शन करता हूं, आपने बताना कौन सा कंडीशन है। ये क्या ये ऐसा क्या होता है भैया? रजिस्टर्ड ऐसा होता है? व्हाट इज दिस? लड़कियों को प्यार बोला तो नहीं है, ये चलता है उसको। क्या लोग है यहाँ पे यार? व्हाट इज दिस? इसका अलग कुछ मतलब होता है बेटा, ये कंडीशन है ही है। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, मतलब थप्पा लगाएंगे। क्या मतलब होता बताओ अभी इसका? क्लास में बोलने के लायक नहीं है। आपल्याला ती घाणेरडी सवय नाही, करू नका तसलं काय। मैं अभी एक्शन करूंगा, आपने बताना है क्या है। क्या है? रजिस्टर्ड। अच्छा, और क्या था? हाँ, ये क्या है? 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 नेचुरल लेवल अफेयर। ये क्या है? 4 कंडीशन याद हो जाएंगे पक्का। पहला पॉइंट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का पहला एक्सेप्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पहला कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नंबर 2, parties must stand in the near relationship. Number 3, it must be in writing. And number 4, it must be registered. बात खत्म, over. Example 22. A, out of natural love and affection, promises to give his newly wedded daughter-in-law a golden necklace worth rupees 5 lakh. A made the promise in writing and signed it and registered. The agreement is valid. A ने क्या किया? अपनी डॉटर इन लॉ को 5 लाख रुपए का नेकलेस देने का वादा किया, वो भी राइटिंग में किया, रजिस्टर्ड किया। क्या भी बहू अपने ससुर के ऊपर केस ठोक सकती है अगर नेकलेस नहीं दिया तो? यस, बिकॉज एग्रीमेंट इज क्यों वैलिड? बिकॉज वो राइटिंग में है और साथ साथ रजिस्टर्ड है। अगर ये राइटिंग में और रजिस्टर्ड ना होता तो, अच्छा खाली राइटिंग में होता, रजिस्टर नहीं होता तो? राइटिंग में होता है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी एनफोर्सेबल है? एनफोर्सेबल नहीं है ना, को 2 कंडीशन, राइटिंग में साथ साथ रजिस्टर्ड। सही बात, जेब लगा। एक काम करेंगे, फटाफट लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग दो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग दिया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। उसके नीचे लिखो, ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच, a contract in which
there is no consideration a contract in which there is no consideration is not a valid contract, is not a valid contract. Is not a valid contract. But there are certain contracts, but there are certain contracts in which there is a no consideration, in which there is no consideration, but still there is no consideration, but still the contracts are valid. The contracts are valid. Contracts are valid. देखो पॉइंट नंबर 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन. नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पॉइंट नंबर 1 है ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन. उसके नीचे लिखो कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड. उसके नीचे लिखो कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड. कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड. पहला कंडीशन रोमन पॉइंट नंबर 1, मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. Made out of natural love and affection. Number 2, parties must stand. Parties must stand. Parties must stand in near relationship with each other. Parties must stand in near relationship. Number 3, must be in a writing. And last one, contract must be registered. Is it over? Is it over? दोनों एग्जाम्पल क्लियर है? दोनों एग्जाम्पल क्लियर. रिटेल में ये पॉइंट आ सकता है तो उसको नोटबुक के अंदर भी इंपॉर्टेंट मार्क करो. इसको नोटबुक के अंदर भी इंपॉर्टेंट मार्क करो. ओके चलिए अब एक एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल 24, इसको समझाता हूं तो ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो जाए. एग्जाम्पल 24 पे ध्यान दो. सब मेरे साथ है. देखिए Mr. X had helped his nephew Mr. Y to fight a case in the court of law using his knowledge and intellect. Mr. X जो है वो Y के अंकल है.
वाई उनका नेफ्यू है। एक्स ने वाई को कोर्ट में केस लड़ने के लिए अपने नॉलेज एंड अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मदद करी है। ओके, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई, एक्स कौन है, कम ऑन अंकल, वाई कौन है, उनका नेफ्यू, उसको मदद करी है कि हो सकता है कि नेफ्यू ने कोर्ट में कोई केस फाइल करा हो किसी के अगेंस्ट, तो उसको चलाने में अंकल ने उनको मदद करी बिकॉज उनको थोड़ा नॉलेज है। अब ये काम उन्होंने वॉलंटरली किया होगा कि पैसों के कंसिडरेशन को दिमाग में रख के किया होगा, वॉलंटरली किया होगा ना, अपना भतीजा है, केस फाइल किया है, तो उनको थोड़ी मदद करी। अब इस मदद से वाई ने वो केस जीत गया, एंड उसने कहा चलो अंकल ने मुझको इतनी मदद करी है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि अंकल को मैं कुछ पैसे दूं। तो उसने प्रॉमिस किया अंकल को कि वो क्या देगा, अंकल को 10,000 रुपए देगा। तो आप मुझको बताएंगे अंकल ने नेफ्यू को जब वो सर्विसेज दी थी, मतलब मदद करी थी, क्या वो पैसों के बदले कंसिडरेशन को दिमाग में रख के दी थी कि कल जाके वो मुझको पैसा पे करेगा, या वॉलंटरली दिया था? तो ये चीज उन्होंने कैसी करी थी, कमान जोर से बोलो, कैसी करी थी, वॉलंटरी करी थी। लेकिन आज वाई एक्स को कितना पैसा देने का वादा कर रहा है, 10,000। मतलब आज वाई और एक्स के बीच में 10,000 रुपए पे करेगा। कौन किसको पे करेगा, वाई एक्स को पे करेगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बट मुझको बताना इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंसिडरेशन है, जो किसको मिलने वाला है, एक्स को, कितना, 10,000, बदले में उसने वाई को आज क्या दिया है? लेकिन वो पहले किया था, लेकिन वो तो कंसिडरेशन को दिमाग में रख के दिया ही नहीं था। पास कंसिडरेशन कब होता है नालायक, जब पहले डिसाइड हुआ था। समझे क्या? जैसे मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमको गुड्स बेचता हूं, पेमेंट मुझको अभी करो, गुड्स तुमको अगले महीने में मिलेंगे। तो गुड्स अगले महीने में दिए, उस टाइम पे कंसिडरेशन क्या था, पास्ट था, जो आज मिला है, पहले एडवांस दिया था। तो एडवांस दिया था क्यों, बिकॉज गुड्स मिलने वाले हैं। वॉलंटरी था? वॉलंटरी नहीं था ना। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इसके बदले कुछ मिलने वाला है। एक्स वाई को जब सर्विस दे रहा है तो उसके बदले कुछ मिलने वाला है, कुछ डिसाइड हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था ना। आज कॉन्ट्रैक्ट बना है किसके लिए, जो पहले हो चुका है, जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था। तो पहले वॉलंटरी काम हुआ था, आज उस वॉलंटरी सर्विस को पे करने का वादा मैं कर रहा हूं। तो जो वॉलंटरी सर्विस मुझको मिली थी वो मेरे लिए कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। आज हो सकता है क्या, बिकॉज मैं आज तुमको पैसा पे कर रहा हूं, बदले में मुझको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। आज ना पहले कुछ मिला है ना बाद में कुछ मिलेगा अंडर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ मिला है ना। वैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कुछ मिला है क्या, लेकिन कुछ मिला तो है ना। तो ये देना सही है कि गलत है? तो सही चीजों को लॉ मना कैसे कर सकता है? तो आज अगर आप किसी को भी कॉम्पेंसेट कर रहे हो, पेमेंट नहीं, कॉम्पेंसेट बोलते, पेमेंट नहीं, पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होता है कि मैंने तुमको गुड्स बेचा है, पेमेंट करो, मैंने तुमको सर्विस दिया, पेमेंट करो, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, नुकसान भरपाई या फिर एडिशनल कुछ पैसा पे करना, कॉम्पेंसेट करना। आई बात समझ में? तो आज कोई किसी को, कान खुले सबके, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा ना, अभी अगर ध्यान नहीं होगा आपका, कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, मैं दोबारा रिपीट ही नहीं करूंगा इसको। आज अगर मैं आपको कॉम्पेंसेट कर रहा हूं कुछ पैसे दे करके उस काम के लिए जो आपने मुझको वॉलंटरी दिया था बिना पैसों को दिमाग में रखते हुए, तो आज मैं तुमसे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं पैसे पे करने का, उसके बदले तुमसे मुझको कुछ नहीं मिला है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ मिला तो जरूर है। और मैं, तुमने जो मेरे लिए वॉलंटरी काम किया था उसके लिए मैं तुमको आज पैसा पे कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और अगर आज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने तुमको पैसा पे करने का वादा किया है, मैं पे नहीं करूंगा तो तुम मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, इवन इफ उसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो समझे क्या? वाई
वाई एक्स को 10,000 पे कर रहा है, उसके बदले इस कॉन्ट्रैक्ट में, जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसके अंदर एक्स को वाई से कुछ नहीं मिल रहा है, सॉरी वाई को एक्स से कुछ नहीं मिल रहा है। एक्स वाई को जो बोल रहा है कि मैं तुमको 10,000 रुपए पे करूंगा, एक्स नहीं बोल रहा है, सॉरी सॉरी, वाई एक्स को बोल रहा है कि मैं तुमको 10,000 पे करूंगा, उसके बदले वाई को एक्स से कुछ नहीं मिल रहा है अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो वाई एक्स को जो 10,000 पे कर रहा है, इसके लिए कंसिडरेशन नहीं है। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट वाई इज पेइंग 10,000 टू एक्स इज विदाउट कंसिडरेशन। एंड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन है तो वो क्या माना जाएगा? इनवैलिड, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। लेकिन आज जो उसको पे कर रहा है, वो क्यों पे कर रहा है? ही वांटेड टू, क्या बोलो, कॉम्पेंसेट। किसके लिए कॉम्पेंसेट? फॉर पास्ट सर्विस। वो भी कौन सी? तो ये वैलिड माना जाएगा, भले आज कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं। कॉन्सेप्ट समझेगा? कॉन्सेप्ट समझेगा दिमाग में? कॉन्सेप्ट समझा तो ये कंडीशन समझेंगे, हाँ कि ना? तो कंडीशन देखो क्या है। कंडीशन है कि पहले किसी ने सर्विसेज वॉलंटरली देना चाहिए। जैसे कि एक्स ने वाई को दिया था, एक्स ने वाई को हेल्प करा था ना, तो पहले ये होना चाहिए कि किसी ने किसी को वॉलंटरी सर्विस देना चाहिए। नंबर 2, सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड टू प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन है आज कॉन्ट्रैक्ट में? हु इज अ प्रोमिसर? वाई इज द प्रोमिसर बिकॉज ही इज प्रोमिसिंग टू एक्स। तो वाई इज प्रोमिसिंग एक्स टू पे। तो सर्विसेज किसको मिलना चाहिए? वाई। आज अगर एक्स ने जेड को सर्विस दिया होता और वाई ने प्रॉमिस किया होता तो वैलिड नहीं है। जिसको सर्विस दिया था उसी ने कॉम्पेंसेट करने का वादा करना चाहिए। बात समझे? कुछ समझे क्या? तो सर्विसेज पहले वॉलंटरी मिलनी चाहिए। नंबर 2, सर्विसेज किसको देना चाहिए था? प्रॉमिसर को देना चाहिए था। नंबर 3, प्रॉमिसर उस दिन पे एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जब सर्विसेज दिए थे। अरे बच्चा ही पैदा नहीं हुआ चला, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने। प्रॉमिसर उस समय पे था, उसके लिए वो सर्विसेज दी हुई थी। अब ये पॉइंट आपको कंपनीज एक्ट में डिटेल में समझेगा, बिकॉज कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पहले कंपनी को आप सर्विस पे नहीं कर सकते। कंपनी रजिस्टर होने के बाद वो एक पर्सन बनती है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के पहले ये कह रहे हो कि मैंने कंपनी को सर्विस दिया था। प्रॉमिसर जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, मैं उसको पे करना है, मैं उसको सर्विसेज देना चाहिए, तभी कंपनी मुझको बदले में कॉम्पेंसेशन को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। वैलिड है। कंपनी नहीं और तुमको सर्विस दे रहे हो, नहीं हो सकता है। तो प्रॉमिसर मस्ट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम द सर्विसेज वर रेंडर्ड। ऐसा नहीं कि बिना कंपनी का सर्विस दे दिया और आज कंपनी तुमको क्या कर रही है? प्रॉमिस कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता। बात समझे क्या? नेचुरल पर्सन का यहां पे एग्जांपल वैलिड नहीं हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जांपल वैलिड हो सकता है। सही बात है। एंड लास्ट वन, आज मैं तुमको जो प्रॉमिस कर रहा हूं वो किसका कर रहा हूं? पेमेंट का कर रहा हूं या कॉम्पेंसेशन का कर रहा हूं? कॉम्पेंसेशन का। बात समझे? 4 कंडीशन। सेकेंड पॉइंट के लिए कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ओके, इस हेडिंग के अंदर ही 2 कंडीशन आ गए, सर्विसेज वॉलंटरी देना चाहिए और वो सर्विसेज का कॉम्पेंसेशन दे रहा है, और 2 सर्विसेज किसको मिलना चाहिए? प्रॉमिसर को, और प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। बस खत्म हो गया, इतना ही है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल 24। कुछ समझे क्या? कुछ समझे क्या? ये सेम एग्जाम्पल रिपीट हो सकता है एज अ क्वेश्चन एग्जाम में। सही बात है। लिखो, लिखना शुरू करो। कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कॉम्पेंसेशन फॉर, क्या बोलो? पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। उसके अंदर लिखो कंडीशंस। कंडीशंस
पहला कंडीशन क्या होगा, सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंटरीली, सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड, क्या बोलो, वॉलेंटरीली। नंबर 2, सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब गिवन, देना, रेंडर मतलब क्या, देना, रेंडर, रेंडर का मतलब होता है देना। मस्ट हैव बीन रेंडर्ड टू, किसको बोलो, प्रोमिसर। नंबर 3, प्रोमिसर must be in existence, promiser must be in existence, promiser must be in existence when the services were rendered, when the services were rendered। And fourth one, promise is to compensate for the services, promise is to compensate for the services। इज इट ओवर, हो गया। अब बाकी की जो एकदम सिंपल है, एक चीज है जिसको डिस्कस करना पड़ेगा डिटेल में, तो कल के लेक्चर पे हम लोग इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर के जितने क्वेश्चंस है उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। आज शाम का मैं बताता हूँ इसका एक्स्ट्रा लेक्चर वाला सीन क्या है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।